नीमच जिले में बंगला बगीचा समस्या जो कि अब तक हल नहीं हुई है, इसे लेकर मुद्दा एक बार फिर से गर्माता नजर आ रहा है। मंत्री उषा ठाकुर का बयान जिस तरह से वायरल हो रहा है, उसके बाद कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। वहीं एक तरफ भाजपा भी इसका बचाव करती नजर आ रही है। वहीं हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा की, जिसमें भाजपा अध्यक्ष पवन पटेदार इसे सवालों का झोल कह रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि हर विधानसभा चुनाव में केवल आश्वासन इस समस्या को लेकर दिए जाते हैं। अब आपको पूरी तरह सुनवाते हैं क्या कुछ दोनों पार्टी के नेताओं का कहना है और क्या उन्होंने हमारे रिपोर्टर से बातचीत में कहा है। बेकार की बात है, कोई मतलब नहीं है। ये रक्षा मंत्रालय का पप्पू बीच में कहाँ से आ गया? ये मामला मध्य प्रदेश सरकार का नीमच के बंगला बगीचे का मामला है। ये फोकट की बातें करने में सार क्या है? कुल मिलाकर के जो पहले ये लोग काम करके भोपाल में आए, यदि उस वक्त सही साठ काम कर लेता, यदि तकलीफ नहीं होती। भैया इसको ठीक करना है, मेरा कहना है ईगो छोड़ो, सब मिलकर के काम करो। पार्षद है, शहर के जनप्रतिनिधि है, बंगलावासी बैठो, प्यार से बैठ करके इस मसले का हल निकालने के लिए कुछ मुद्दे निकालो, मुद्दे पर चर्चा करो, सर्वसम्मत हल निकलने के बाद में परिषद की बैठक में लाओ। जब परिषद की बैठक में आ जाएगा, आप सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास कर लोगे। तो भोपाल वालों की क्या ताकत है कि आपके प्रस्ताव को ठुकरा देंगे? पर मन में इच्छा शक्ति होना चाहिए। बातें करने से क्या होता है? चुनाव के अंदर हमने बड़ी बड़ी बातें करी, आज तक हम उस पर कायम नहीं है। लड़ रहे में रोज अखबार दिख रहे, लड़ रहे आपस के अंदर, क्या मतलब है फालतू बातें करने से? भारत का रक्षा मंत्रालय बीच में कहाँ से आ गया भाई साहब? क्यों विवाद करके हम स्कूल जाना चाहते हैं? सही दिशा में चलो ना। ये मामला मध्य प्रदेश सरकार का और नीमच नगर पालिका में स्थापित बंगलों का है। बैठ के आप तय करो, उसके बाद आगे बढ़ो। मैं रोज अखबारों में देखता हूँ, एक दूसरों पे छीटा कची हुआ काम नहीं है। कुछ पार्षद बंगला बगीचे का मसौदा तैयार करते हैं और जब नगर पालिका परिषद के लिए तो वो आवेदन देते हैं, आधे लोग खसक जाते हैं। क्या तमाशा बना रखा? उससे होना क्या बताइए हमें? यदि आप इच्छा शक्ति है, सही ढंग से आप काम करना चाहते हो, तो जनप्रतिनिधि परिषद, शहर के जनप्रतिनिधि, ईगो छोड़िए, बंगलावासियों को बिठाइए, उनकी बात को सुनिए और सही बात को अपने मसूदे में शामिल करिए, परिषद में प्रस्ताव पास करो और उसको आप भोपाल भेजिए। सरकार से दबाव बना करके बात करो, उसमें क्या गलत क्या बताइए आप जो प्रस्ताव बना करके भेजोगे वो एज इट इज सरकार को मानना पड़ेगा। झुकने की जरूरत क्या है? गलत क्या है इसका बताइए। अब वादे तो बड़े बड़े करते हो चुनाव के अंदर, फिर इसके बाद में अपन उस पर कायम नहीं देते हैं, तो इसे कैसे चलेगा बताइए? आपको शायद आपके चैनल पर मैंने पहले भी ये कहा था, ये मसूदा यहाँ से बैठ करके भोपाल गया था और उसमें कायम ही नहीं रहे। वहाँ जाने के बाद पता लगा कि भाई साहब क्या कर रहे हैं, अधिकारी माने नहीं, हम पर बहुत प्रेशर था, ऐसी स्थिति में हमको आधा अधूरा मानना पड़ा। बिना भाई मानने की क्या जरूरत थी? 4-6 महीने और निकल जाते, वो हम स्वीकार नहीं करते। यदि उस वक्त भी ये मसूदा स्वीकार नहीं करते, आपका मामला पूरा का पूरा ठीक हो जाता। देखिए ईरानी जी, आपने कल बहुत अच्छा सवाल उठाया था, लेकिन प्रभारी मंत्री का जो बयान है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। या तो उनमें अक्ल नहीं है या वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दोनों चीज़ हो सकती है। या तो उसको कतई जानकारी नहीं है कि नीमच शहर की समस्या जो बरसों से चली आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री सखलेचा जी की देन है, उसको सुलझाने के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज जी वो हर बार चुनाव मांगे कहते हैं कि नीमच में मंत्रिमंडल को लेके आऊँगा और यहीं समस्या का निदान करूँगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जो प्रभारी मंत्री जी थी वो कह रही है कि हम मतलब मुख्यमंत्री को भी नकार सिद्ध कर रही हैं। या तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा या प्रभारी मंत्री झूठ बोल रही है। या तो मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है या प्रभारी मंत्री को जानकारी नहीं है। नीमच के जनप्रतिनिधि अपने प्रभारी मंत्री को भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि नीमच की समस्या क्या है। हमारे जो विधायक दिलीप परिहार जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने नीमच की समस्या सुलझाने के लिए मसूदा तैयार करवाया और भोपाल ले गए और उन्होंने ये मिठाई भी बांटी। इसका मतलब मंत्रिमंडल भी बेवकूफ़ बना रहा हमें। अगर प्रभारी मंत्री की बात को सही माना जाए तो नीमच मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल बेवकूफ़ है, उसको कोई जानकारी नहीं है, या प्रभारी मंत्री को कतई जानकारी नहीं है और वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान देती है। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को प्रभारी मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए और कांग्रेस इस मुद्दे को लेके रोड पर जाएगी, सड़कों पर आंदोलन करेगी, प्रभारी मंत्री का पुतला भी जलाएगी।
माननीय मंत्री जी ने किस संदर्भ में कहा ये उनका विषय है, परंतु जहाँ तक मेरा समझ है कि बंगला बगीचा जो एरिया है वो अंग्रेज़ों के टाइम से दिया गया है, तो उसमें माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने उसमें कुछ प्रयास कर नियम बनाए जिसमें 5000 वर्ग फीट के उनके जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर उनका व्यवस्थापन का कार्य हो रहा है। परंतु अगर माननीय उन मंत्री जी ने प्रभारी मंत्री जी ने कुछ कहा है तो शायद उनके पास कुछ नॉलेज होगा कि किस संदर्भ में कहा, कैसे कहा, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। नीमच की बंगला बगीचा समस्या को लेकर स्पष्ट ढंग से उनसे पूछा गया था, तब उन्होंने कहा कि हम रक्षा मंत्री जी से बात कर रहे हैं और वो ही इस समस्या का समाधान करेंगे, शासन का मामला नहीं, मध्य प्रदेश शासन का मामला नहीं। तो ये उनको मंत्री जी को बेटर मालूम होगा कि कैसा क्या समस्या का निदान है। पर बाकी जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें पहल की है और कहीं कहीं राहत दी भी है। सर, जनप्रतिनिधि जो लोकल के हैं वो क्या प्रभारी मंत्री को इस सारी बातों से अवगत नहीं करा पा रहे हैं? कहीं ना कहीं कार्रवाई तो होगी। माननीय विधायक जी और इनके बीच में पहले भी चर्चाएं तो हुई है, पर कहीं ना कहीं इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने किस संदर्भ में कहा ये थोड़ा जांच का विषय है। देखिए, बंगला बगीचा समस्या जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में इसको उलझाने का प्रयास करती है, हर विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर झूठे आश्वासन देकर नीमच की जनता को भ्रमित करती है। प्रभारी मंत्री पिछले करीब 2 वर्ष से नीमच का प्रभार संभाले हुए हैं प्रभारी मंत्री के रूप में, और उनका इस तरह का बयान देना निश्चित रूप से हास्यास्पद है, जबकि सारा शहर, मध्य प्रदेश शासन, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सब जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा इसका व्यवस्थापन 2017 में, आज से 5 वर्ष पूर्व मसौदा बनाकर करने का प्रयास किया गया था, जो नीमच के बंगले बगीचे वासियों को रास नहीं आया, और आज तक उनमें करीब 15,000 में से 1500 लोगों ने ही व्यवस्थापन के नाम पर अपना शुल्क जमा किया। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सोए हुए जनप्रतिनिधि और हमारे प्रभारी मंत्री दोनों को भगवान सद्बुद्धि दे, यही कामना करूँगा, ताकि नीमच की बंगला बगीचा समस्या से नीमच की 40% आबादी को निजात मिल सके। देखिए, अवगत भी करा रखा है, और अभी जो मुख्यमंत्री जी का जो दौरा होने वाला था उसमें भी बहुत संभावना और उम्मीद थी, क्योंकि हम सब लोगों की बातचीत हुई थी कि जो कुछ चीज़ें जिनमें कि परेशानी समाधान के बाद भी आ रही है, उस पर भी विचार चल रहा है, और वो निश्चित रूप से अभी चुनाव से पहले इन 2-3 महीने में हो जाना है। और जहाँ तक हम प्रभारी मंत्री जी की बात करें तो कहने का मतलब या कहने की दिशा या प्रश्न अगर 2 या 3 कहीं शामिल होंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर में कोई फ़र्क रहा होगा, नहीं तो प्रभारी मंत्री जी के भी पूरा संज्ञान में है, उन्हें भी ध्यान में है, वे समझते भी हैं, और वो इस सब को लेकर चिंतित भी है कि बंगला बगीचा समस्या जो बची हुई है, जो समाधान के बाद भी जो कुछ चीज़ें विसंगतियां हैं, उनके समाधान की दिशा में वो भी चिंतित हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं प्रश्न का उत्तर या कहने का आशय कोई कुछ न कुछ अंतर निश्चित रूप से रहा होगा, नहीं तो नहीं। देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर बहुत बार आपका पूछना, देखिए हैं हम सब मनुष्य हैं, आपका पूछना और उनका समझना और प्रश्नों का मिक्स होना, बहुत सारी बातों का अंतर बहुत बार आ जाता है। नहीं तो कुल मिला के जो आपके प्रश्न का उत्तर है वो ये है कि प्रभारी मंत्री जी के संज्ञान में भी हैं, वे चिंतित भी हैं, और वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा होना है ये उन्हें जानकारी भी हैं, और वे अध्ययन भी इतना करती हैं कि उनकी सारी चीज़ें जानकारी में, पर कोई चीज़ें हो सकता है कि त्रुटिवश या कोई ऐसी बात कि 2 प्रश्न दिमाग में रहते हुए किसी उत्तर को उनके देने में आ गया हो, क्योंकि मैंने तो पूरा उसको लाइव सुना भी नहीं है, तो मैं एकदम उस बात को पूरी तरह से, आप कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ और बोल रहा हूँ, बस यहीं तक है। पर वे बहुत चिंतित हैं और बहुत गंभीरता से उनके मन में ये बात है कि जो बची हुई विसंगतियां हैं वो दूर होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर जी के द्वारा जो कल बयान दिया गया बंगला बगीचा के मामले में, कि यह जो समस्या है ये केंद्रीय गवर्नमेंट की समस्या है और रक्षा मंत्रालय से मेरी द्वारा चर्चा की जा रही है। एक
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और नीमच जिले के प्रभारी मंत्री जैसे पद पर बैठकर और एक इस तरह का झूठ बोलना वास्तविकता में एक निंदनीय है और नीमच जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा है। जिस नीमच जिले के अंदर बंगला बगीचा के नाम से इतनी बड़ी समस्या है और जिसके कारण जनता परेशान हो रही है, पूर्व में भी शिवराज सिंह सरकार ने झूठे वादे करके और समस्या को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया था। उन्हीं के मंत्री के द्वारा इस तरह का बयानबाजी करना कि ये समस्या है, ये केंद्रीय गवर्नमेंट की समस्या है और रक्षा मंत्रालय से चर्चा चल रही है, इतना बड़ा झूठ नीमच जिले के जनता के साथ देना वास्तविकता में निंदनीय है। मैं नीमच जिले की जनता की ओर से प्रभारी मंत्री से इस्तीफा मांगता हूं और साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि जो विधायक दिलीप सिंह जी परियार है उनको भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि उन्होंने भी मीडिया के सामने झूठ बोला कि यह समस्या जो है प्रभारी मंत्री जी ने मऊ के लिए बताई है, जबकि उन्होंने साफ साफ कहा था कि नीमच जिले की जानकारी मुझे है और ये नीमच जिले में जो समस्या है यह केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा ही हल की जाएगी और मेरे द्वारा चर्चा की जा रही है। जब वो केंद्रीय गवर्नमेंट की, तो इसका मतलब ये हुआ कि शिवराज सिंह जी सरकार ने पूर्व में जो मसूदा तैयार किया था जिसके कारण जनता आज भी उलझी हुई है, वो मसूदा जो तैयार करके भेजा था और जो बंगला बगीचा की थोड़ी वो समस्या जो सुलझी है वो भी झूठी थी और जो समस्या को सुलझाने के बजाय उन्होंने और आज इस तरह के बयान देकर साफ साफ जाहिर कर दिया है कि शिवराज सरकार इस मसूदे पर कितनी सक्रिय है और कितना उनके इस नीमच जिले के प्रति उनका रुझान है और नीमच जिले की कितनी चिंता है। 8 महीने बाद 10 महीने बाद चुनाव होना है और नीमच जिले की बंगला बगीचा विसंगतियों को दूर करने के बजाय उनके मंत्रियों के द्वारा बयान देना, मैं प्रभारी मंत्री से इस्तीफे की मांग करता हूँ कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और शिवराज सिंह सरकार को भी नीमच जिले से ऐसे प्रभारी मंत्री को हटाना चाहिए जिसको नीमच जिले का ज्ञान भी नहीं है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी उनको ज्ञान नहीं दिया गया और झूठ बोला जा रहा है। देखो ईरानी जी, हम इस बंगला बगीचा की समस्या को जो अभी हमारी प्रभारी मंत्री ने बयान दिया है, इस बयान को अगर हम लेके चलें तो हम आज़ादी के पहले से चलें, 1947 से पहले जब ये बंगले अंग्रेज़ों के हाथ में थे या उनके द्वारा उपाधि प्राप्त या उनके द्वारा ओबलाइज किए हुए लोगों के हाथ में जो बंगले थे उनके थे। अंग्रेज़ जब चले गए वो बंगले बेच के चले गए। मामला क्या हुआ, 1979 में हमारे यहाँ के एक अनुविभाग अधिकारी ने एक आदेश निकाला कि जितनी भी बंगला बगीचा की जो संपत्ति है या ज़मीनें हैं ये नगर पालिका की है। इसके पहले तक बंगले बगीचे में ज़मीन बिक भी रही थी, रजिस्ट्रियाँ भी हो रही थी, नामांतरण भी हो रहे थे। लेकिन जनवरी 1979 के बाद जब उन्होंने अधिकारी ने एक आदेश निकाला कि ये ज़मीन जो है नगर पालिका की है, तब जाके झगड़ा पड़ा टाइटल का कि अब ये ज़मीन जो बंगला बगीचा निवासी थे वो कहते थे ज़मीन हमारी है, हम बरसों से यहाँ रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, कोई 100 साल से रह रहा है और ये हमने खरीदी है, हमारे पास रजिस्ट्री है, और नगर पालिका कहती है हमारी है। तो ये टाइटल का झगड़ा तब से पड़ा। तो मामला ये नगर पालिका और बंगला बगीचा निवासियों के बीच का था। इसमें राज्य शासन भी कहीं नहीं था और केंद्र शासन तो कहीं था ही नहीं। तो मामला क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा इसको एक, या कांग्रेस के लोगों ने भी इसको, मतलब बंगला बगीचा को एक अपने कहना चाहिए चुनावी हथकंडे के रूप में हमेशा इस्तेमाल करा, बरसों से करते आए। और अगर ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आए थे तो उन्होंने तो एक बार चुनावी सभा में ये भी कह दिया था कि चुनाव निपट जान दो, मैं पूरा कैबिनेट यहाँ लेके आऊँगा, सारा सेक्रेटरीट यहाँ लगा दूंगा और यहीं सारी समस्या का हल करके जाऊँगा। अगर मुख्यमंत्री ने ये कहा है तो इसका मतलब ये है कि राज्य शासन के स्तर तक का मामला हो सकता है। केंद्र का होता तो मुख्यमंत्री उसी टाइम कह देता कि मेरे बस का नहीं है केंद्र का मामला, तो मामला राज्य शासन का उन्होंने कहा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये राज्य शासन का मामला भी नहीं था, ये मामला था नगर पालिका और बंगला बगीचा निवासियों के बीच का। चलो ठीक है कि उन्होंने राज्य सरकार को एक तरह से एक पंच बना के रख दिया, 2 जनों के झगड़े में पंच राज्य शासन हो गया। अब ये सारा मसौदा यहाँ से जब बन के भोपाल गया, उस समय प्रभारी मंत्री यही थी जो आज प्रभारी मंत्री हैं, तब इनको क्यों नहीं ये समझ में आया कि ये मामला केंद्र सरकार का है तो राज्य शासन के पास क्यों आ रहा है। तब हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता जो 40 साल से इस बात का ढोल पीट रहे थे कि बंगला बगीचा की समस्या को हम हल करा देंगे, तो क्यों नहीं केंद्र के पास गए, जबकि केंद्र में इनकी लगातार सरकार है, 10 साल से 8 साल से मोदी जी बैठे हुए। लेकिन इनको खुद भी पता नहीं है कि बंगला बगीचे की समस्या है क्या। अगर आप देखें कि अभी जितने भी ये हैं, इनसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि बंगला बगीचे के रहवासी
वहाँ उनके पास रजिस्ट्रियाँ हैं, वो संपत्ति कर जो चुका रहे हैं, जो 1947 से पहले या उसके बाद मतलब 79 के पहले से रह रहे हैं, जिनके पास सब नामांतरण भी है और सब कुछ है, संपत्ति कर भी दे रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको मालिक मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और उसके बाद वालों को कैसे संपत्ति, और उसके बाद तो आपने रजिस्ट्री पर रोक लगा दी, तब आप क्यों नहीं बोले कि इस पर रजिस्ट्री पे क्यों रोक लगी? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खाली लफ्फाजी करते हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है बंगले बगीचे की। अगर समझ होती तो जो या फिर कह रहे हैं कि हमारे पिछले जो नगर पालिका अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि हमने जो मसौदा राज्य शासन को भेजा वो मसौदा वैसा नहीं हुआ और बदल गया, तो आप वहाँ मुंह में मूंग भर के क्यों बैठे हुए थे? आपने क्यों नहीं बोला वहाँ पे? क्यों विधायक महोदय ने नहीं बोला? जब आपका मसौदा आप तैयार करके ले गए थे तो क्यों आपने विधायक ने और नगर पालिका अध्यक्ष ने और जो यहाँ पे जो जिम्मेदार पदाधिकारी थे, प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने बैठ के उस मसौदे पे क्यों डिस्कशन नहीं करी? क्यों नहीं उसको फाइनल करा कि ये मसौदा हम पेश कर रहे हैं? मंत्रियों की मीटिंग में चली गए और मंत्री नीमच की समस्या को, बंगले बगीचे की समस्या को मंत्री इतने आसानी से नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि समस्या क्या है। उनके सामने जो मसौदा आया उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं ऐसा है, ये कर दो हो गया। उन्होंने देखा कि राज्य शासन को इससे क्या मिलेगा। उन मंत्रियों ने ये देखा कि नगर पालिका और बंगला बगीचा वालों का तो इसमें हो रहा है, लेकिन राज्य शासन को क्या मिलेगा, तो उन्होंने अपना भी एक टोकन डाल दिया उसमें, तो उससे राज्य शासन को भी फायदा हो जाए। अब आप देखिए कि जिस व्यक्ति ने 50 साल पहले अगर मान लो कि 2 रुपये स्क्वायर फीट में ज़मीन ली है और आज वो ज़मीन 100 रुपये स्क्वायर फीट हो गई है, और आप कहते हैं कि व्यवस्थापन के अंदर हम 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे ये व्यवस्थापन शुल्क वसूलेंगे, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। वो पिछले 50 साल से रह रहा। अगर आपको व्यवस्थापन शुल्क, किराएदार हूँ मैं, 25 साल से किराए से रह रहा हूँ, और आज मेरे से मकान मालिक आके कहता है कि आज से तुम्हारा किराया मैं 5,000 की जगह 10,000 लूँगा और 25 साल पहले से लूँगा, तो ये बात मानी जा सकती? क्या कहीं भी मतलब ये बात कहीं से भी कहीं जायज़ नहीं है। ठीक उसी तरह की ये बात है। अगर नगर पालिका मान लो पिछले उससे अभी इससे मांग रही है तो ये सरासर गलत है। उस समय जब उसने जिस लिया, आप वहाँ से लगाकर अभी तक का व्यवस्थापन का शुल्क ले लें, और आज से जो संपत्ति कर आपका संपत्ति कर तो भर ही रहा है, बाकी सारे टैक्स वो दे ही रहा है, तो फिर ये डबल टैक्स की मार क्यों? तो ये सरासर गलत है। और केंद्र सरकार का तो इसमें कहीं रोल मुझे नज़र नहीं आता। अगर होता तो यहाँ पे केंद्र सरकार पहले दावेदारी करती है। यहाँ सीआरपी है, वो पूरा कंट्रोल, अगर ये केंद्र सरकार के उसके अंदर होता तो सीआरपी पूरे छावनी के क्षेत्र को अपने उसमें अंडर में ले लेती कि ये तो हमारा है। लेकिन कभी सीआरपी की दावेदारी कैंट को लेके नहीं आई, ये वहाँ तक रहा। और सीआरपी का एरिया अलग है और ये कैंट का एरिया नगर पालिका का अधीन है और बरसों से है। तो ये सरासर कहना चाहिए कि नई समझ में आने वाली बात है प्रभारी मंत्री जी की। उनको थोड़ा इसके बारे में स्टडी करना चाहिए।